हेलो बच्चों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल फ्रंट ज्ञान पे। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप सभी अच्छे होंगे तो हमारे क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। और हम जो है बेखौफ आप सभी के लिए जो है क्लास लेके आ चुके हैं। और जो है आज हम लोग का क्लास होने वाला है, दूसरा क्लास होने वाला है बायोलॉजी का, जिसमें कि हम लोग जो है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो बच्चों, पहला लेक्चर में जो है मैंने जेब प्रक्रम का, जिसमें जेब प्रक्रम का जो भी पार्ट होता है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने आप सभी को करवा दिया था। उसके बाद जो बच्चों दूसरा चैप्टर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। और नियंत्रण एवं समन्वय का इस लेक्चर में मैं आप सभी को पूरा जो है ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। मैं आप सभी को वादा किया था कि इस सीरीज़ में जो है बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दूंगा मैं, और वही जो है मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। और जो है आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और आप भी अपना काम पूरा कीजिए। हमारे टोटल वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी अगला जो है बायोलॉजी से रिलेटेड या अन्य विषय से रिलेटेड जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, बिना देरी की हुए जो है मैं आप सभी को बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि आप सभी के पास अब समय नहीं बाकी है उतना जितना समय अभी से जो है ना बच्चों, अभी से आप पूरा जो है अपना 100% बोर्ड एग्ज़ाम को देने का जो है ना समय आ चुका है। अब जो है बच्चों, पढ़ाई से मजाक मत कीजिए। बस आप लोगों के पास यही एक जो है सुनहरा समय है। इस समय में यदि आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनिएगा। और इसी समय यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आने के दिन आप जो सभी से ताना सुनिएगा कि पढ़ता था नहीं पढ़ता था, बस यही ताना सुनिएगा। यही आप सभी के लिए जो है सुनहरा समय है। अच्छे तरीके से पढ़िए बच्चों, और ऑब्जेक्टिव को फुल कमेंट कीजिए। ऑब्जेक्टिव यदि मैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तब मैं सब्जेक्टिव का भी सीरीज लेके आऊँगा। बच्चों, ऑब्जेक्टिव का जो यदि आप सीरीज एक बार पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बार याद भी हो जाता है। और जो सब्जेक्टिव अंतिम अंतिम याद कीजिएगा तो होता कौन चीज़ है, अंतिम अंतिम यदि अच्छे से याद कर लीजिएगा तो अंतिम अंतिम तक याद रहता है बोर्ड एग्जाम तक। इसीलिए जो है मैं सब्जेक्टिव का सीरीज बाद में लेके आऊँगा, पहले जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो चलिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, लेक्चर शुरू कर देते हैं। अब ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए दुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स सिनेटिक दरार, सिनेटिक दरार को सिनेप्स भी कहा जाता है, और दूसरा है एक्जॉन, और दूसरा है और चौथा है आवेग। तो बच्चों, हम लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा सिनेटिक दरार। सिनेटिक दरार को सिनेप्स भी कहा जाता है। अधिकतर आप सभी को जो है बोर्ड एग्जाम में सिनेप्स ही रहेगा। यदि बाय मिस्टेक यदि ज़्यादा हार्ड करेगा, यदि ज़्यादा मोड़ने का क्वेश्चन को प्रयास करेगा तो सिनेटिक दरार दिया रहेगा। तो इसलिए जो है मैं आप सभी को ऑप्शन में सिनेटिक दरार भी दे चुका हूँ। यदि आपसे फंसाने का भी कोशिश किया जाएगा आपको तो आप फंसिएगा नहीं। यदि सिनेप्स नहीं रहेगा तो सिनेटिक दरार रहेगा। आप लोग सिनेटिक दरार में एकदम OMR में भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो, एकदम टोटल सही हो जाएगा आपका। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है अवटु वामनता, अवटु अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन है 4 इसमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसमें तीनों जो है थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण होने वाला रोग है। इसमें तीनों रोग होता है। और हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकोगॉन, और ऑप्शन सी है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय द्वारा इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो हम लोगों का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है,
स्रावित स्रावित होने, यहाँ पे स्रावित होगा, थोड़ा सा गलती हो गया टाइपिंग में। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए है स्रावन, ऑप्शन बी है परिशुद्धन, ऑप्शन सी है अनुक्रिया और ऑप्शन डी है पुनर्भरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्भरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन ए है चुई मुई पर, ऑप्शन बी है घृत कुमारी पर, ऑप्शन सी है कैंडुला पर, ऑप्शन डी है कैक्टस पर। देखिए छुई मुई जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आप सभी को छुई मुई के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। छुई मुई आप यदि गांव से रिलेटेड आप यदि करते हैं, यदि आप गांव में कभी भी रहे होंगे तो आप देखते होंगे, खास करके थोड़ा सा यदि जंगल कहीं पर है ना, तो वहाँ पर देखिएगा एक जो है पत्ता जैसे रहता है, छोटा छोटा वृक्ष रहता है, उसका घना जैसे फैला रहता है, उसको यदि छू दीजिएगा तो उसका जो पूरा पंखुड़ी जो है मुड़ जाता है। वो जो थोड़ा देर के बाद आप 1-2 घंटा के बाद खुलेगा, उसको बाद फिर यदि आप छू दीजिएगा तो फिर वो बंद हो जाता है। वही बोल रहा है यहाँ पे, अनुकुंचन गति किस पौधे पर निर्भर करता है? अनुकुंचन गति जो है छुई मुई पर निर्भर करता है। और ऑप्शन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी पराउटू ग्रंथि में। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं वृषण ग्रंथि में पाई जाती है। और हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। सही बात है, कुछ जानवर जो जुगाली करते हैं। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन बी भोजन पचाने के लिए, ऑप्शन सी दूध बनाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी जो क्वेश्चन है ये गांव से रिलेटेड है थोड़ा सा। यदि आप गांव में, यदि आप तो शहरी सब में थोड़ा सा भी जो है पशु का पालन होने लगा है, यदि आप गांव से रिलेटेड करते हैं तो आप खास करके देखते हैं भैंस या भैंस को, गांव में तो भैंस को पाला जाता है, भैंस का दूध खाया जाता है। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो पता कर लीजिए। यदि भैंस जो है ना पाले, यदि आप चारा लगाएंगे उसको, तो वो चारा खा के पाले आप कहीं पर, तब बैठ के वो उसके बाद जो है वो अंदर से निकाल के चबा के उसको आप देखिए गोंद जो निकलता है ना, उसी को कहते हैं जुगाली करना। तो बच्चों वही जो है जुगाली उसी को कहा जाता है। तो जुगाली जो भोजन पचाने के लिए जो जानवर जुगाली करते हैं। और हम लोग का अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है ऑविजन, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है जिब्रेलिन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी साइटोकाइनिन और ऑविजिन दोनों जो है सहायक होता है बीज रहित पौधे को उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। और हम लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीनियल ग्रंथि, और ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि वृक्क के ऊपर जो स्थित होता है, वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होता है उसे कहते हैं हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, और ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी में 4 ऑप्शन है। नंबर 4, तो तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोगों का अब जो है 12 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन,
सॉरी, और ऑप्शन डी है विस्थापन। विस्थापन तो होगा ही नहीं, क्योंकि विस्थापन जो है फिजिक्स में होता है। और देखिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हमारा क्वेश्चन था, तो भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अब हम लोगों का 13 नंबर यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, कहाँ होता है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी है वृष। तो थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, तो थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड से। तो इसका जो है एक याद करने का एक ट्रिक है, थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड से। अब हम लोग का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन है, ग्वाटर अथवा घेघा पनपता, ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है। ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से और ऑप्शन डी मोटापा से। तो ग्वाटर अथवा घेघा जो होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए जो है आयोडीन की जो है मात्रा एकदम सीमित होनी चाहिए सभी के बॉडी में, नहीं तो आयोडीन का यदि कमी हो जाएगा तब आपको घेघा हो जाएगा। तो ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। गोनोड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रिनल, क्योंकि एड्रिनल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के वृक्क के दोनों के ऊपर में स्थित होता है एड्रिनल। और हम लोगों का जो है अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ऑप्शन डी है। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अग्नाशय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है अग्नाशय। और अब हम लोगों का 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी ऑक्सिन है। देखिए इसमें बोल रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहले ये समझिए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन बोल रहा है, तो फल जो बेचने वाले होते हैं, शॉपकीपर्स जो होते हैं, फल बेचने वाले जो भी दुकान करते हैं, वो जो फल को पकाने के लिए कौन सा चीज़ का उपयोग करते हैं। क्योंकि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम का सीज़न चल रहा है तो सबसे पहले जो है, यदि आम जो मार्केट में आया होगा सबसे पहले, तो वो आम बहुत कम पका होता है, क्योंकि उसको जो है गाछ में नहीं पका होता। अधिकतर आम जो है ना, उसको इथाइलिन दे के ही पकाया जाता है, क्योंकि कुछ कुछ केमिकल दे के पकाया जाता है। आप लोग गाँव में सुनते होंगे कार्बेट दे के पकाया, कार्बेट दे के, वो भी जो है एक फल को पकाने का जो है ना एक वो रासायनिक तरीका है, रासायनिक तरीका से पका देता है। और इसमें जो है इथाइलिन के द्वारा ही फलों को पकाकर फल वृक्ष में जब पकेगा उससे पहले ही पकाकर बेच दिया जाता है इथाइलिन के द्वारा। क्वेश्चन का मेन सार यही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइलिन। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन 18 है, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों, आप लोग से भी मिस्टेक होता होगा। और हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इनमें से जो है साइटोकाइनिन है। इनमें से ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर पादप
नियंत्रक उत्पन्न होते हैं? अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं ऑप्शन ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी फ्लोएम की संवहनी नलियों पर। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते कहाँ पर? ऑप्शन ए और बी दोनों पर, क्योंकि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। और देखिए तने और जड़ दोनों के बढ़ते अग्रभाग पर ही पाया जाता है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न करता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मेन सार क्या, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। पादप को जो है देखिएगा कहीं कहीं जो है पादप में जो है अधिकतर जो है कभी कभी बढ़ने लगता है, तो कुछ होता है, उसको यदि छाल आ जाता है तो वहाँ पर जो है वहाँ से तना निकलना बंद हो जाता है। वही बोल रहा है यहाँ पर, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। देखिएगा बढ़ती तने के अग्रभाग पर जो है यदि वहाँ पे छाल जमा हो जाएगा, उसका जो है जो भी अंदर में वृक्ष में जो होता है ना कचड़ा होता है ना, जो भी उसका जो है अवशिष्ट पदार्थ होता है वो जो छाल के रूप में जो है पेड़ के छाल के रूप में साइड में जमा हो जाता है और उसका जो वृद्धि नहीं होने देता है, वहाँ से नया चीज़ उत्पन्न होने नहीं देता है। वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग का जो 20 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी घ्राणग्राही, ऑप्शन सी श्रवणग्राही, ऑप्शन डी स्पर्शग्राही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवणग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग। देखिए श्रवण को वैसे भी जो होता है सुनने का जो है एक होता है श्रवण, तो बोला जाता है कितना श्रवण करता है। तो देखिए एक जो होता है एक कहावत होता है, देखते हैं कितना श्रवण करता है, मेरा बात कितना मानता है, ये वही बात बोल रहा है यहाँ पे। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। यदि कोई सुनेगा बात को तभी ना श्रवण करेगा किसी का बात को, वही बात बोल रहा है। ये जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। संवेदी अंग है ध्वनि, यदि आप आवाज़ सुनिएगा तभी ना उस चीज़ का श्रवण कीजिएगा, इसीलिए जो है ध्वनि ग्रहण यानी कि आवाज़ सुन रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवणग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवणग्राही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन बाद में पर बोलने लगते हैं हम। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुकोशिकीय जीवों में जो है ना बाबू रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, क्योंकि बहुकोशिकीय जो है अनेक तरह के कोशिकाओं से बनाया जाता है, उसमें एक कोशिका नहीं होता। एक कोशिका वाला जीव कौन सा होता है? तो वो होता है अमीबा। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो है रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम लोग का जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। इसका जो डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लें मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। नॉर्मल बच्चा कोई भी सोचेगा मस्तिष्क हम लोग क्यों कहे हैं, तो सोचेगा मस्तिष्क हम लोग सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं, बस सोचने के लिए तुरंत सोचने के लिए लगा देगा। लेकिन इसका सही आंसर यही नहीं होगा। वो जो भी बच्चे सोचने के लिए लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, और इनमें से सभी। मस्तिष्क जो है ना बच्चों सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यदि आप जितना भी नस देखते हैं ना हमारे शरीर में जितना भी नस है वो टोटल जाके जो है शरीर के मस्तिष्क में जाके एकदम अटैच हो जाता है। क्योंकि यदि आपको जो है खाना भूख लगा तो ब्रेन से आप लोगों के शरीर में पूरा संवेग आता है कि अब खाना खाना है। भूख जैसे लगा तुरंत ब्रेन संवेग भेजेगा, वहाँ पे पूरा आवेग दौड़ा देगा, भूख लग गया, तुरंत आप लोग खाना खाने चल जाइएगा। पूरा शरीर का जो संतुलन जो करता है ना, जो सोचना है जो भी करना है, पूरे शरीर का संतुलन जो मस्तिष्क करता है। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखने, तब आप लोग बोलिएगा कि सर ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी का ही होगा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो बच्चों शरीर का जो संतुलन, तो शरीर का आप संतुलन बना कर रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में कौन चीज़ है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए। अब देखिए
शरीर में जो है, शरीर का तो संतुलन, शरीर जो है, शरीर आप लोग जो देख रहे हैं उसी को शरीर कहते हैं। सोचने के लिए आप जो सोच रहे हैं उसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको पता है कि आप सोच रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे सोचने के लिए भी ये जो है, इसका जो आप लोग एकदम कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ये सर सी क्यों नहीं होगा, डी होगा, इसका आप लोगों को मैंने अभी बता दिया कि शरीर तो आप देख रहे हैं कि शरीर अपना काम कर रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन सोचने का जो कौन चीज़ सोच रहे हैं आप उसको देख नहीं ना रहे हैं, उसको सोच रहे हैं ना, वही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, और ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ऑप्शन ए नालिका विहीन में, ऑप्शन बी नालिका युक्त में, नालिका युक्त, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नालिका विहीन, सॉरी जो आप नालिका विहीन में बोल रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे नालिका विहीन होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है नालिका विहीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोगों का जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन ए है मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में, और ऑप्शन बी है मस्तिष्क, और ऑप्शन सी है पेशी ऊतक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रतिवर्ती चाप जो है बच्चों मस्तिष्क में बनता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो है मस्तिष्क में बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों का जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, अब हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हार्मोन जो है स्रावित होता है, आप लोग बताइए कमेंट कीजिए, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? देखिए इसमें से जो है बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को जो है ऑप्शन से याद, ऑप्शन से बताना अच्छा लगता होगा, इसीलिए मैं आप सभी को जो है ऑप्शन देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, और ऑप्शन बी है बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी है नालिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब हम लोग का जो 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन जो है मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यदि आपको पूछा जाएगा देखिए नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, मानव में नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, तो उसका आप दे सकते हैं डायलिसिस थैली। इसका जो है घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए जो मैं वो कन्फ्यूजन आप सभी के बीच अभी ही क्लियर कर दिया हूँ, तो आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए अब ये क्वेश्चन। अब हम लोग का जो है 29 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर करवा चुका हूँ इससे पहले। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ध्वनि ग्रहण, देखिए एक बार फिर बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए इसी वीडियो में। देखिए जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए, ध्वनि ग्रहण, यदि ध्वनि ग्रहण मतलब आवाज़ सुनना, तो यदि आप सुनते होंगे तो कोई कोई आदमी सब कहता है जो है ना, जो ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करता है, हिंदी वाक्य का, हिंदी बोलने में कि हिंदी वाक्य का ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा इंग्लिश वाक्य का यूज नहीं करता है। हियर है यू, हियर इंग्लिश जैसे हो गया, और जो हिंदी बोलते हैं बोलता है कि देखते हैं मेरा बात का कितना श्रवण करता है। तो श्रवण करना मतलब तो बोल रहा है कौन चीज़, सुनिए, वो बोल रहा है देखते हैं मेरा बात का कितना श्रवण करता है। देखते हैं मतलब वो कोई बात बोला है किसी लड़के को, कोई बात बोला है किसी लड़के को, कोई बात बोला है किसी लड़के को, तो वो लड़का जो है आवाज़ सुना होगा। तो श्रवण करने का मतलब बोल रहा है कि कोई बात वो लड़का हमको
हम उस लड़के को कोई बात बोले हैं और वो लड़का सुना है, तो सुनने का देखिए जीवों में ध्वनि ग्रहण करना है। ध्वनि ग्रहण कब होगा? यदि आप आवाज़ सुनेंगे तभी ना ध्वनि ग्रहण होगा। तो ध्वनि ग्रहण करने के लिए, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवण ग्राही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और हम लोगों का जो है अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ऑप्शन ए ग्राही, ऑप्शन बी प्रभावक, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी बेचैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उद्दीपन की जो है ना पहचान कराता है ग्राही अंग। अब हम लोग का जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ऑप्शन ए अनिषेक फलन, ऑप्शन बी अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी अग्र प्रवाहित प्रभाविकता सॉरी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, अग्र प्रभाविकता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीज रहित फलों के बनने में जो हम लोगों को जो है सहायक करता है, सहायक का है बच्चों, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। देखिए मिस्टेक का, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे अंदर में आप ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, दिक्कत नहीं होगा हमको, अच्छे से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से कमेंट भी कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब जो है यदि आप लाइक कर दिए तो हमारे अंदर तो ऊर्जा आ गया होगा। देखिए अब कोई और गलती नहीं होगा। देखिए हमारा ऑप्शन ए है बीज रहित फलों से की, हमारा क्वेश्चन है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ऑप्शन ए है अनिषेक फलन, ऑप्शन बी है अनिषेक अंडपी, और ऑप्शन सी है अग्र प्रभाविकता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका अग्र प्रभाविकता। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता। बीज रहित फल खाएं आप लोग के? बीज रहित फल मतलब जानते हैं ना, जिसमें कि बीज नहीं रहता है। सोचते हैं बीज रहित फल कौन सा है? बीज रहित फल कौन सा है भाई? आप लोग जो कमेंट कर दीजिएगा, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो हम जो है शॉर्ट वीडियो में आप लोग को बना के दे देंगे, लेकिन आप लोग जो है कमेंट कीजिए, जोरदार कमेंट कीजिए, बीज रहित फल सब कौन सा होता है। हम लोग का जो है 32 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना, यानी कि पत्तियों का मुरझाना मतलब समझ गए ना, जैसे कि पत्ती में जो है ना, यदि सही तरीके से उसका पोषण नहीं होगा, उसमें पानी नहीं जाएगा तो वो सूख जाता है। यदि आप प्रैक्टिकली कीजिए ना, यदि आप ही जो है खाना पीना अच्छे से नहीं खाइए, पानी अच्छे से नहीं पीजिए, तो आप भी पतला हो जाएगा, आप भी यानी कि मुरझा जाइएगा। तो बोला जाता है ना कि अच्छे से नहीं खाता है तो पतला दुबला हो गया, पूरे मुरझा गया, देखते हैं, वही बात बोल रहा है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन? देखिए हम लोग में भी खाना नहीं खाते हैं, हम लोग में भी जो है यदि खाना खाते हैं तभी हम लोग के भी अंदर हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्रिएट होता है खाना खाते, वो हार्मोन से ही हम लोग का जो शरीर चलता है। तो वही जो है हार्मोन, यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो हम लोग का शरीर के अंदर हार्मोन नहीं बनेगा। हार्मोन नहीं बनेगा तो हम लोग भी मुरझाने लगेंगे, वही बात बोल रहा है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन सी है एब्सिसिक अम्ल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पत्तियों का जन्म मुरझाने में मदद कौन करता है जानते हैं? एब्सिसिक अम्ल। मुरझाने में मदद नहीं करता है, मुरझा देता है ये एब्सिसिक अम्ल। और हम लोगों का जो है क्वेश्चन 33 नंबर है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी घेघा, और ऑप्शन डी मधुमेह। इंसुलिन की कमी से जो है ना बच्चों मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग का जो 34 नंबर अब क्वेश्चन हो जाएगा, वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी परिसंचरण तंत्र का, ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र का, और ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र का। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैं कल की क्लास में भी करवा चुका हूँ। यदि आप लोग कल का क्लास नहीं किए हैं तो यदि आप जो ज़रूर से ज़रूर कल की क्लास जाके कर लीजिएगा।
हमारे चैनल में, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कल का वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर झेप प्रक्रम का जो 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कल जो है एक लेक्चर में हम जो है एक चैप्टर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अगला बुक भी ख़त्म करना आप लोगों को। पूरा ऑब्जेक्टिव का पूरे मास्टर बना देना, पूरे मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं हम, लेके दे रहे हैं आपको पूरा मास्टर प्लान। और उसका जो है कैसे स्ट्रेटजी पढ़ना है, कैसे आप लोग को अभी से पढ़ना है, उसका भी स्ट्रेटजी आप लोग को हम बहुत जल्दी बताएंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव पूरा कमांड कर लीजिए। कल का भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जेप प्रक्रम का, पूरे उसमें 50 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, वो पूरा जेप प्रक्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। तो वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी है परिसंचरण तंत्र का, और ऑप्शन सी है उत्सर्जन तंत्र का, और ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। और हम लोगों का 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए अनैच्छिक और अनैच्छिक किसे कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया वो हो गया जैसे कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन कर देते हैं। जैसे कि देखिए यदि हमारे शरीर में कहीं पे खुजलाना आ रहा है, देखिए हम चाहते हैं कि नहीं खुजलाए, लेकिन तब पर भी हाथ जो अपने जाके वहाँ पर खुजलाने लगता है, क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है। देखिए यदि हम लोग को कभी कभी छिकनी आता है, उस पर हम लोग को कमांड है, यदि छिकनी आया तो छिकनी करना ही पड़ेगा, उस पर हम लोग का कोई कमांड नहीं है। इसी को हम लोग जो है अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। इसमें बोल रहा है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब उसमें जो ऐच्छिक क्रिया है, इसमें से ऐच्छिक क्रिया कौन सा है? ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन बी है चबाना, और ऑप्शन सी है लार आना, और ऑप्शन डी है हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना बताइए। देखिए हृदय कब धड़कता है? हृदय हमसे कहो कि थोड़ा धड़केगा कि बाबू हम धड़क रहे हैं, हम बंद हो जाए, बंद हो जाएगा तो आप भी बंद हो जाइएगा, आपको भी कुछ पता नहीं चलेगा, तब भगवान के प्यारे हो जाएंगे आप भी। देखिए इसमें से मात्र एक ही चीज़ है ऑप्शन बी में, देखिए चबाना। चबाना मतलब हम जब मुंह में कुछ देंगे तभी ना चबाएंगे। देखिए यदि आप मुंह में जो है खाना डाल दिए, आपका मन है चबाए, आपका मन है नहीं चबाए, तो आराम से रखवाल है उसमें। यदि आपको नहीं चबाना है तो मुंह बन जाएगा गटर, और यदि आप उसी को चबा दिए तो अंदर चल गया, तो उससे जो है हमारे शरीर में ऊर्जा आएगा। ये सभी हमारे हाथ में है। यदि आप चबाना चाहेंगे तो चबाएंगे खाना को, यदि चबाना नहीं चाहेंगे तो बस उसी में रह जाएगा, गंदगी बन जाएगा, मुंह बन जाएगा गठर, तो ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो देखिए चबाना की ऐच्छिक क्रिया है, इसमें से बोल रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया जो है चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग का जो है 36 नंबर क्वेश्चन है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, और ऑप्शन सी है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, और ऑप्शन डी है प्रमुख मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। और हम लोग का जो है 37 नंबर का क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी है जलानुवर्तन, और ऑप्शन डी है रसायनानुवर्तन। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुकर्षण। गुरुत्वानुकर्षण नहीं बाबू, गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए अब हम लोग का 38 नंबर का क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। इससे पहले भी मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि साइटोकाइनिन किसमें सहायक करता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है तने की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। इसका शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन सहायक होता है पादप की वृद्धि के लिए, ये हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। और हम लोग का जो है 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन है,
मस्तिष्क मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन सी हो जाएगा अनुमस्तिष्क और इनमें से सभी हो जाएगा और ऑप्शन डी हो गए इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए, यदि कहीं पर जो है कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाता है तो खास करके आप देखते हैं कमेटी बनाया जाता होगा। देखिए, कमेटी जब बनाया जाता है तो उसमें होता है कोई भंडारा को कुछ संभालेगा, कोई कोनो एगो कमेटी हो जाएगा, भंडारा कमेटी हो गया, कोई हो जाएगा एक प्रोग्राम कमेटी हो जाएगा, कोई एक प्रोग्राम को वहाँ पे देख रहा है, और जो होता है कोई हो जाता है सुरक्षा कमेटी होगा, वो पूरा सुरक्षा को देख रहा है कहाँ पे कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। और हो जाता है एक व्यवस्थापक हो जाता है, व्यवस्थापक वहाँ पे कौन सा चीज़ घटा, कहाँ पे कौन चीज़ कब लाना है, कौन सी चीज़ करना है। और जो है कोई किसी भी चीज़ को यदि बड़ा चीज़ किया जाता है उसमें एक कमेटी बनाया जाता है, अलग अलग कमेटी होता है, तो सब कुछ अच्छे तरीके से होता है। देखिए, हमारा शरीर भी जो है कमेटी है ना भाई, शरीर से बड़ा कोनो चीज़ है? आज तक ये बात बताइए। लोग यदि आपको यदि आज बता दिया जाए आप कल मरने वाले हैं तो आप कितना सोचिएगा क्या होगा मेरा, नहीं होगा। देखिए, वही बात है इसमें, शरीर जो है शरीर से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता। शरीर अपने आप में जो शरीर एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसी देखिए, शरीर को यदि बनाया गया तो इसमें भी जो है कमेटी होगा ना, कोई भी देखिए बड़ा प्रोग्राम किया जाए तो उसमें जो है उसको भी बहुत बड़ा चीज़ माना जाता है। उस पर कितने लोग आते हैं देखने के लिए, उस पर जो सभी लोग का आशा होता है, यदि वो प्रोग्राम ना हो तो कौन चीज़ जानते हैं, जितना लोग देखने गए हैं ना पूरे स्टेज को तोड़ ताड़ देगा वहीं पे, आप पूरे दे देगा, पूरे जो कमेटी मेंबर वहाँ पे पकड़ा गया ना वहीं पे पकड़ के धोएगा उसको। तो इसीलिए जो है ना सभी चीज़ को जो बड़ा चीज़ को करने के लिए कमेटी बनाया जाता है। तो हमारा शरीर भी बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें भी देखिए सबसे बड़ा चीज़ तो शरीर है, तो उसमें भी शरीरों में सबसे बड़का चीज़ है हम लोग का मस्तिष्क। तो अभी आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे कि पूरा मस्तिष्क, पूरा शरीर को जो हम लोग का मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क को कौन कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क को जो है कमेटी बनाया होगा, अग्र मस्तिष्क है इसका कमेटी मेंबर, और दूसरा कमेटी मेंबर है इसका मध्य मस्तिष्क, और तीसरा इसका कमेटी मेंबर है अनुमस्तिष्क। देखिए, अब कौन सा कमेटी मेंबर का कौन सा काम है ये देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये जो तीनों जो कमेटी मेंबर में से जो है स्थिति तथा संतुलन कौन करता है शरीर का? तो शरीर का स्थिति तथा संतुलन जो है अनुमस्तिष्क करता है। कमेटी नंबर सी करता है शरीर का स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग का जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, अवटु को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक? अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है ना सोडियम सही हो जाएगा, सोडियम हार्मोन चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों, आज का जो क्लास में हम लोग जो 40 क्वेश्चन किए हैं, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो पूरा क्लियर हो चुका है। इसमें जो मेन जो है पूरे MVBI जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन सब जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 में था, जो कि है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये। तो इसमें जो 40 क्वेश्चन जो पूरा इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर लाए तो आपका भी नाम ले। हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।